नहाने पहले ना पानी है। कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कब तक? जी, तब तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब मैं आप लोगों को लिंक सेंड करता हूं तो उसके बाद 3-4 मिनट में वेट करता हूं ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद मैं सबको अलाउ कर दूं ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो। तो इसलिए फिर आप लोग बार-बार मैसेज ना करने शुरू कर दिया करें व्हाट्सएप पे कि जी एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट कर लें। मैं ज़ाहिर है एक्सेप्ट करूँगा जब 10-15 स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ जाती है, फिर मैं तब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग आते जाते हैं मैं ज्वाइन करवाता जाता हूँ। जी, आप क्वेश्चन पूछें जी। सर ये ऑल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में जो ट्रूली इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं उसके एंड पे लिखा हुआ है कि जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है, दिस इंडेक्स इज टिपिकल ऑफ द रिलेशनशिप फाउंड एट एवरी एज ग्रुप। इसकी समझ नहीं आई सर। तो सर सारे एज ग्रुप्स के लिए एक्चुअली वो डेवलप किया गया था ना। कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं उनकी एज लिमिट होती है। बेस का आप देखें तो आप एडल्ट्स पे नहीं यूज़ कर सकते, आप जो बेस है उसको बच्चों पे नहीं यूज़ कर सकते। तो सिंपली उसकी एक्सप्लेनेशन बताते हुए बताया गया है, उसका रिलायबिलिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। रिलायबिलिटी उस टाइप के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो जस्ट उसकी डिटेल बताई गई है। ओके। जी, और कुछ? और सर सेकंड एडवांटेज जो है इसी का ऑल्टरनेट फॉर्म का, पढ़िए। the paired A and B scores maintain the same relative position in two dimensions. वो दो In two डायमेंशंस, distributions. जी वो दो डायमेंशन हो गई ना जो उस फॉर्म की। तो वो जो ट्रूली इक्विवेलेंट फॉर्म्स होंगे वो उन दोनों डायमेंशंस को मेजर कर रहे होंगे, ऑल दो के वो होमोजीनियस हैं। हम दो फॉर्म्स बनाते हैं, दो टेस्ट बनाते हैं, तो वो होमोजीनियस होंगे तो वो उसमें कंसिस्टेंसी आएगी। अदरवाइज वो ऐसी डायमेंशन बन जाएंगी जो एक अपोजिट साइड पे जा रही हों। तो उसकी डायमेंशंस जो हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, तभी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट स्ट्रॉन्ग आएगा। अदरवाइज वो स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा अगर वो इक्विवेलेंट नहीं होते। क्लियर हुई जी बात? जी, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? सर एक दफा दोबारा बता दें सेकंड वाला जो एडवांटेज है। आप ट्रूली इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने में जब कामयाब हो जाते हैं तो वो फॉर्म्स उन डायमेंशंस को, जो डायमेंशंस बाउंड्रीज आपने बनाई हुई होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो सारा टेस्ट डेवलप किया गया होता है, उसमें वो कंसिस्टेंसी शो करता है। अगर आप उसमें ट्रूली इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने में कामयाब नहीं हो सकते तो फिर वो डिफरेंट कंसिस्टेंसी में डिफरेंट स्कोर्स आएंगे, वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे आपस में। तो वो आपकी जो डायमेंशंस दो तरह के वो टेस्ट हैं वो आपके इकट्ठे एक ही टाइम पे रिलायबल कंसीडर हो जाते हैं। आप एक टाइम पे दो टेस्ट, दो तरह के टेस्ट असल में आपने बना लिए एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए। अदरवाइज आप एक टेस्ट बना पाते। अगर वो ट्रूली इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बन पाएंगे तो फिर वो उसका एडवांटेज नहीं रहेगा, फिर वो डायमेंशन अलग अलग हो जाएंगे, फिर उसमें कंसिस्टेंसी भी नहीं आएगी, फिर आपके दो तो क्या एक भी रिलायबल कंसीडर नहीं होगा। जी ओके सर, समझ आ गई। जी, जब तक कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन पिछले लेक्चर में से आपने पूछना है तो पहले वो पूछ लें, फिर हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आज स्टार्ट करेंगे। सर एक और क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी।
सर डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कि व्हेन अल्टरनेट फॉर्म्स आर virtually identical reliability is too high और when parallel forms are not sufficiently alike reliability will be too low। तो ये एक डिसएडवांटेज क्यों है? ये डिसएडवांटेज इसलिए है कि जब आप इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बना पाते तो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट बहुत लो आता है। अब वो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। हालांकि ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप उन दोनों फॉर्म्स को अलग अलग एडमिनिस्टर करें और री एडमिनिस्टर करें, मतलब फॉर्म ए को आप एक सैंपल पे आज एडमिनिस्टर करें, 15 दिन के बाद फिर उसी सैंपल पे एडमिनिस्टर करें। इसी तरह फॉर्म बी को आप एक और सैंपल पे आप 15 दिन 20 दिन के गैप से एडमिनिस्टर करें, तो दोनों फॉर्म की अलग अलग आप अपनी अपनी जगह पे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करें, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी आए। यानी वो फॉर्म्स अपनी अपनी जगह पे हो सकता है बहुत रिलायबल हों, उनकी आइटम्स बहुत अच्छी हों, वो काबिल एतबार हों, लेकिन चूंकि वो फॉर्म आप बनाते हुए एक जैसे नहीं बना सके, इक्विवेलेंट नहीं बना सके, तो वो आपस में कोरिलेट नहीं करेंगे। जब वो आपस में कोरिलेट नहीं करेंगे तो वो दोनों, जैसे मैंने अभी बताया कि वो फिर दो तो क्या एक भी रिलायबल नहीं कंसिडर होना, हालांकि अकेले अकेले वो रिलायबल टेस्ट थे। तो दोनों का एक जैसा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट नहीं आता और हम ये समझते हैं कि ये टेस्ट किसी काम के नहीं है, ये काबिल एतबार नहीं है। हालांकि वो टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उनको एक जैसे नहीं कर सके। वो एक जैसे ना होना आपकी सारी मेहनत को रायगा कर देता है, इसलिए ये इसका ठीक है सर, डिसएडवांटेज है। मुझे समझ आती है कि रिलायबिलिटी थोड़ी होगी तो ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन लिखा हुआ है कि अगर नहीं नहीं, रिलायबिलिटी ज्यादा हाई होगी। यही तो मैं बता रहा हूँ कि रिलायबिलिटी कम होना डिसएडवांटेज नहीं। डिसएडवांटेज ये है कि असल में जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है वो किस इंफॉर्मेशन पे बेस कर रहा है। यहाँ पे वो उस टेस्ट के सिंपली काबिल एतबार होने पे नहीं अकेला बेस कर रहा, यहाँ पे वो इस चीज़ पे भी बेस कर रहा है कि वो फॉर्म एक जैसे हों। जैसे मैंने बताया कि आप एक फॉर्म को, फॉर्म ए को टेस्ट रीटेस्ट करके देखें, हो सकता है बड़ा रिलायबल हो, फॉर्म बी भी इसी तरह से टेस्ट रीटेस्ट पे बड़ा रिलायबल हो, इसका मतलब वो टेस्ट दोनों बहुत ही रिलायबल हैं, लेकिन वो दो फॉर्म एक जैसे नहीं बन पाए। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि रिलायबल होने के बावजूद हो सकता है कि चूंकि एक जैसे नहीं बन पाए, तो अब यहाँ पे जो अल्टरनेट फॉर्म में कोएफिशिएंट आता है वो इस बेस पे आता है कि फॉर्म एक जैसे हैं कि नहीं, तो रिस्पॉन्सेज फिर ही एक जैसे होंगे ना, इसलिए वो डिसएडवांटेज है। उसका रिलायबिलिटी कम आना डिसएडवांटेज नहीं है। तो जब इक्विवेलेंट फॉर्म बिल्कुल एक जैसे बन जाएंगे फिर रिलायबिलिटी हाई आएगी, फिर ठीक आएगी, फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। जी, और कुछ? एनीथिंग एल्स, कुछ और पूछना चाहते हैं आप? चलें, मरियम इमदाद ने भी ज्वाइन कर लिया है। मरियम इमदाद कोई क्वेश्चन पूछेंगी आते ही पिछले लेक्चर में से। सीआर आ गया आपका? जी, फजल नजर आ रहा है। फजल कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो पिछले वीक की जो क्लासेस थी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स तो उनके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बार बार जो है वो ज्वाइन करते हैं, समटाइम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप एब्सेंट जो रोल नंबर्स और नाम हैं वो ज़रा मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, पिछले वीक के दोनों क्लासेस के। और आज की क्लास के भी एंड पे मैं स्क्रीनशॉट अभी ले लिया, बाद में भी लूँगा, लेकिन फिर भी आप मुझे एक दफ़ा एब्सेंट्स जो हैं, अगर किसी का कोई इशू हो जब मैं चेक करूँ उस वक्त वो ऑफलाइन हो तो फिर उसकी एब्सेंट ना लग जाए, तो वो सबसे आप जो है वो चेक करके मुझे वो अटेंडेंस भेज देना आपने। जी मरियम इमदाद, आपने क्वेश्चन पूछना है कोई? नहीं, वो भी ज्वाइन करके मोबाइल रख के तो कहीं चली गई है। एनीवेज, आज हम स्टार्ट करेंगे जी। हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कर चुके हैं, हम पैरेलल फॉर्म अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी पढ़ चुके हैं। आज हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ हैंडआउट्स की।
जी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, हमने जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी पढ़ी और अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, दोनों में अल्टरनेट फॉर्म में भी जो आइडियल कंडीशन होती है हमारी असेसमेंट की, उसमें और टेस्ट रीटेस्ट में हम क्या करते थे कि दो मुख्तलिफ मौक़ों पे हम टेस्ट करते थे। टेस्ट रीटेस्ट में एक ही टेस्ट को दो मुख्तलिफ ओकेजन्स पे हम एडमिनिस्टर करते थे, जबकि पैरेलल फॉर्म में एक जैसे दो फॉर्म्स को डिफरेंट ओकेजन्स पे आइडियली हम एडमिनिस्टर करके तो 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स हासिल करते थे और उनका आपस में रिलेशनशिप जो होता था वो हमें रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट बताता था कि ये टेस्ट रिलायबल है या नहीं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में हम क्या करते हैं कि हम दो मुख्तलिफ मौक़ों पे नहीं जाते, हम एक टेस्ट डेवलप करते हैं। उस टेस्ट को जब हमने उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इस्टेब्लिश करनी है और हम चाह रहे हैं कि इसका हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इसकी चेक करें, तो हम उस टेस्ट का डाटा जस्ट एनालाइज कर लेते हैं, हमें अलग से इसका डाटा भी नहीं लेना पड़ता। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का जैसे आप टेस्ट रीटेस्ट करते हैं तो होता ये है कि आपने आइटम पूल जनरेट किया, आपने पायलट टेस्टिंग की, उसके बाद आपने फैक्टर एनालिसिस उसका जो है वो रन किया, अगर वो नया टेस्ट आपने डेवलप किया है तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस आपने किया, फिर आपने जब फैक्टर एनालिसिस हो गया उसके बाद आपने टेस्ट रीटेस्ट के लिए दोबारा से डाटा लिया, कुछ परसेंट उसमें से हम नॉर्मली 20% ले लेते हैं, जितना आपका पहला सैंपल था उससे आप उसमें से 20% टेस्ट प्री टेस्ट के लिए दोबारा सिलेक्ट कर देते हैं। जबकि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में एक ही दफ़ा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक ही दफ़ा के आए हुए स्कोर्स होते हैं और वो अलग से भी आपको सैंपल नहीं लेना पड़ता, वही सैंपल जो आपने फैक्टर एनालिसिस के लिए फर्स्ट टाइम लिया था टोटल सैंपल, उसी पे आप स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी प्रोसेस रन कर देते हैं थ्रू SPSS। एक तो ये कि आपको दो मुख्तलिफ मौक़ों पे नहीं, आपको वेट नहीं करना पड़ा, आपने 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो नहीं करनी पड़ी, और दूसरा इसका डाटा भी अलग से नहीं लेना पड़ा। फैक्टर एनालिसिस का जो डाटा आपके पास मौजूद था उस टेस्ट का, वही इस एनालिसिस के लिए यूज़ हो जाएगा। इसमें हम करते क्या हैं कि हम 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स हमें चाहिए, तो वो हम इसी टेस्ट में से ड्रॉ कर लेंगे। एक टेस्ट के जो हमारे पास स्कोर्स आए हुए हैं उनकी आइटम्स को आप डिवाइड कर लेंगे, हाफ हाफ, आधा आधा कर देंगे। अब आधा आधा कैसे करना है, इस टाइप रिलायबिलिटी को हम जो है वो ऑड इवन मेथड भी कहते हैं। इवन ऑड मेथड इसीलिए कहते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हुए ऑड आइटम्स को अलग और इवन आइटम्स को अलग कर देते हैं। आपके पास ऑड आइटम्स हैं, सपोज आइटम नंबर 1, 3, 5, 7, 9, आपके पास इवन आइटम्स हैं आइटम नंबर 2, 4, 6, 8। ये जो इवन आइटम्स हैं ये आपका एक सेट ऑफ स्कोर्स बन जाएगा, जो ऑड आइटम्स पे आपके पास स्कोर्स हैं वो दूसरा सेट ऑफ स्कोर बन जाएगा। इनको दोनों को आप कोरिलेट कर लेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो कि रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि वेदर द टेस्ट इज रिलायबल और नॉट। अब ये जो आपने आइटम्स को हाफ करना है, आइटम्स को आधा आधा करना है, उससे पहले आपने ये देखना है कि अगर ये पावर टेस्ट हो तो उसको आपने डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ऐसा ना हो कि आपकी आइटम्स मिक्स हों, वो आइटम्स पहले मुश्किल फिर आसान फिर मुश्किल फिर आसान, उसमें कोई तरतीब ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो स्पीड टेस्ट है तो ये आपको याद रखना है कि उस पर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी हम वैसे ही एडमिनिस्टर नहीं करते, हम ये टाइप यूज़ नहीं करते स्पीड टेस्ट के लिए जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल नहीं होता। हम पावर टेस्ट के लिए इसको प्रेफर करते हैं, और पर्सनैलिटी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उन सब में हम ये रिलायबिलिटी की टाइप जो है वो यूज़ करते हैं। तो पावर टेस्ट में आप इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में आइटम्स को अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप करेंगे तो इजीएस्ट आइटम सबसे पहले होगी, उसके बाद उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, और आखिर में द मोस्ट डिफिकल्ट आइटम। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो वाइस वर्सा होगा, मोस्ट डिफिकल्ट आइटम पहले होगी, फिर उससे आसान, फिर उससे आसान, और लास्ट आइटम द इजीएस्ट वन होगी। तो
उसको अरेंज करने के बाद फिर आप उसको हाफ जो है वो करते हैं उसके ऑड इवन मेथड के थ्रू। आप जब ये प्रोसेस करते हैं इसको हाफ करने का, तो उस दौरान में आपने ये भी जहन में रखना होता है कि ये टेस्ट के कोई फैक्टर्स तो नहीं है। अगर उसके सब फैक्टर्स हैं, एक टेस्ट है उसके 4 सब फैक्टर्स हैं, तो फिर आपने फैक्टर वाइज भी ख्याल करना है कि उसकी आइटम्स हाफ हाफ हों। ऐसा ना हो कि जब आप ऑड इवन मेथड जनरली पूरे टेस्ट पे कर लें और बाद में आपको पता चले कि एक पूरे का पूरा फैक्टर वो एक फॉर्म में चला गया है। आपका एक फैक्टर 1 जो था वो सारे का सारा ऑड आइटम्स में था, वो ऑड आइटम्स जब आपने अलहदा की तो वो सारे का सारा फैक्टर उधर चला गया। हमने अगर उसके फैक्टर हैं, अगर टेस्ट सब स्केल या सब टेस्ट में डिवाइडेड है, तो फिर ऑड इवन फैक्टर वाइज बनानी है। हर फैक्टर के आधी आधी आइटम्स हो जानी चाहिए। अगर उसके फैक्टर नहीं है, टोटल एज ए होल उस टेस्ट को आप लेते हैं, तो फिर आप 1 to ऑल जितनी भी आइटम्स हैं उनको सिंपली ऑड इवन कर लेंगे। इस मेथड के थ्रू जो आपको रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट हासिल होगा उसको हम इंटरनल कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, इसलिए कि ये आइटम्स को आपस में कोरिलेट करके देख रहा है एक ही टेस्ट की। 2 डिफरेंट ओकेजन्स को नहीं रिलेट कर रहा या 2 फॉर्म्स को नहीं कोरिलेट कर रहा, बल्कि ये एक ही टेस्ट की आइटम्स को कोरिलेट कर रहा है। तो ये उसके हमारी जो आइटम टेस्ट की रिलायबिलिटी है उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी की भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। एक लिमिटेशन इसकी है वो सिर्फ ये कि आप स्पीड टेस्ट पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता, वो एक ही लेवल की होती हैं, उसमें हम इसको यूज़ नहीं करते। और वो भी चूँकि बहुत ज़्यादा हम स्पीड टेस्ट नहीं डेवलप करते, जो हमारी डेवलप टेस्ट हैं आप अगर उनको देखें उनकी रेशो, तो उसमें स्पीड टेस्ट की रेशो को इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इसको जो है मेजर लिमिटेशन इसकी कंसिडर करें। ये स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी। हम ये फार्मूला जब हम इसको मैनुअली करते थे तो ये फार्मूला हमें याद भी करवाना पड़ता था, इसको हम जो है वो मैनुअली रन करते थे। अब ये काम सारा SPSS जो है वो खुद ही कर देता है। ये आपको जो हैंडआउट्स मैंने दिए थे उसमें ये फार्मूला उसमें से मैंने निकाल भी दिए थे, कभी इनकी ज़रूरत नहीं रही। स्टैट्स में शायद आपके सिलेबस में ये अभी भी हों, लेकिन अब हम चूँकि इनको मैनुअली नहीं करते। एडवांटेजेस अगर इस स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के देखे जाएं तो सबसे पहले जो इसका मेन अभी जो हमने बात भी की कि आप एक ही ओकेजन पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई एक दफ़ा वो टेस्ट एडमिनिस्टर करने के बाद उसी को आप एनालाइज कर लेते हैं। आपको टाइम के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं होता कि हमने 15 दिन वेट करना है दूसरे असेसमेंट के लिए या सैंपल को ढूंढना है दोबारा से, या आपने 2 फॉर्म्स हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे करने हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक ही दफ़ा डाटा आया उसको आपने एनालाइज कर लिया और आपकी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट आ गया, वो रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि जो वेरिएशंस आती हैं टाइम टू टाइम, अब आप उसमें कोशिश करते हैं कि आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स वेरिएबल्स को कंट्रोल करें, वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहें, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप दूसरी दफ़ा टेस्टिंग करते हैं, रीटेस्टिंग करते हैं, या 2 फॉर्म्स को एक फॉर्म पहले और दूसरा फॉर्म बाद में कर रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस ना हो, उनके मूड, उनकी जो मोटिवेशन है उसमें कोई फ़र्क ना आए, एनवायरमेंटल कंडीशन सेम हो, इसके बावजूद चांसेस ऑफ एरर वहाँ पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि 2 मुख्तलिफ मौक़ों पे आप वो टेस्ट कर रहे होते हैं ना, चाहे वो टेस्ट प्री टेस्ट है या अल्टरनेट फॉर्म है। तो वो कंडीशंस के फ़र्क आने से वहाँ पे कोई ना कोई एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में वो चांसेस ऑफ एरर भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सिचुएशन में आपने ये किया है, 2 मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपने डाटा नहीं लिया। थर्ड पे अगर आप देखें तो स्प्लिट हाफ मेथड इज बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस टेस्ट, क्वेश्चनेयर, इन्वेंटरीज, डीलिंग विद पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्टिकुलरली कौन से टेस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पिक्चर कंप्लीशन, पजल सॉल्विंग, फॉर्म बोर्ड्स एटसेट्रा। ये आपको अगर इंटेलिजेंस टेस्ट आप देखें, कॉग्निटिव टेस्ट हमारे जो होते हैं, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट एक दफ़ा अगर कर लेते हैं, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, पजल सॉल्विंग टेस्ट जो है वो आप कर लेते हैं, तो सेकंड टाइम चाहे आप वो 15-20 दिन बाद, महीने बाद ही करें, आपकी परफॉर्मेंस पहले की निस्बत बेहतर हो जाती है।
आप में प्रैक्टिस इफेक्ट आपके रिजल्ट्स में शामिल हो जाता है। आपकी प्रैक्टिस इफेक्ट की वजह से जो परफॉर्मेंस वेरी करती है उसकी वजह से रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट वेरी कर जाता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और वो टेस्ट समटाइम्स रिलायबल कंसीडर नहीं हो पाता। जब आप एक ही सेटिंग में करेंगे उसको और उसी के आने वाले स्कोर्स को हाफ करके आप रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे तो प्रैक्टिस इफेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। आपके वर्बल टेस्ट जो होते हैं उनमें बाद का चीज़ें हम भूल जाते हैं, 20 दिन बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद हमने इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था हमें भूल गया होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली करने वाले काम हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, पिक्चर कंप्लीशन, ये जो मैनुअल होते हैं, जो मैकेनिकल होते हैं, जो हमारी नॉन वर्बल एबिलिटी से रिलेट कर रहे होते हैं, उसमें प्रैक्टिस का इफेक्ट सेकंड टाइम जरूर आ जाता है। तो उसके लिए फिर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड बेस्ट गिना जाता है। ये मेथड जो है ये प्रेडिक्टिव पर्पस के लिए जब हम इसको यूज, जाहिर है सारे हमारे प्रेडिक्टिव पर्पस के लिए ही हम यूज कर रही हैं रिलायबिलिटी की टाइप्स को, तो ये फिर हमारी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी या अल्टरनेट फॉर्म की निस्बत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हमें दे देता है। As far as disadvantages are concerned, तो आपको चांस एरर्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। हमने डिफरेंट कंडीशंस की तो बात कर ली एज एन एडवांटेज के डिफरेंट कंडीशन सिचुएशंस नहीं हैं तो चांसेस ऑफ एरर कम होंगे, लेकिन जब आप इसके आइटम्स को डिवाइड कर रहे होंगे तो उसकी डिवीजन के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम्स रह गई तो वो वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर रहने के चांसेस मौजूद हैं। अगर उसको डिफ़िकल्टी लेवल आप उसका सही अरेंज नहीं कर सके, आइटम्स को जहाँ पे होना चाहिए था वो आप नहीं कर सके, या आपके टेस्ट में कुछ फैक्टर्स भी थे और आपने उनको इग्नोर कर दिया, आपका टेस्ट 4 फैक्टर्स पे मुश्तमिल था और आपने ऑड इवन आइटम्स अलग अलग करते हुए ये सोचा ही नहीं और टोटली उस टेस्ट को आधा आधा कर दिया और बाद में आपको पता चला कि एक जो हाफ टेस्ट था उसमें तो एक फैक्टर पूरे का पूरा चला गया या एक फैक्टर की ज़्यादा आइटम्स एक साइड पे चलेंगी और सिर्फ 1-2 आइटम दूसरे फॉर्म में रह गई थी, तो फिर जाहिर है वो उसका कोएफिशिएंट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज इस हवाले से हो सकता है कि चांसेस ऑफ एरर डिवीजन के हवाले से वो हमारी बाज़ नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस की वजह से आ सकते हैं। अगर वो टेस्ट बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो जब आप उसको जाहिर है आधा आधा करेंगे तो और कोएफिशिएंट पे असर होगा। आपको पता है कि डाटा जैसे जैसे आपके पास बढ़ता जाता है सिग्निफिकेंस लेवल भी आपके पास बढ़ता जाता है। जो रिलेशनशिप 200 के डाटा पे या 150 के डाटा पे आपको 0.4 पे जाके 2 स्टेरिक सिग्निफिकेंट आ रहा था, वो 800 के सैंपल पे अगर वो 0.3 भी हो तो भी वो 3 स्टेरिक तक सिग्निफिकेंट आ जाता है। तो हमें जैसे जैसे डाटा बढ़ता है सिग्निफिकेंस उसकी बढ़ती है, चांसेस ऑफ एरर ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो अगर आपका टेस्ट ही बहुत छोटा है तो उसको जब आप स्प्लिट हाफ करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा और वो उनको जब आप उसमें कोरिलेट करके आपको रिजल्ट देगा तो उसमें आपकी सिग्निफिकेंस लेवल के कम होने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं। आपका जो टेस्ट है 3rd नंबर पे अगर आप देखें तो उसको आप जब अलग-अलग करते हैं 2 हाफ्स में तो उसमें रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपने उसको डिफरेंट तरीके से किया, जैसे हमने उसके मेथड्स रखे हुए हैं। हमने एक डिफ़िकल्टी लेवल के हवाले से मैंने बताया कि आप उसको अरेंज करते हैं। ये अगर आप देखें ये 2 कंडीशंस होती हैं जिस तरह से हम आइटम्स को डिवाइड करते हैं कि आइटम्स इन मोस्ट टेस्ट एज विल बी सीन आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू टाइप। वो आइटम्स को आप उनकी टाइप के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। उसमें नंबर सीक्वेंस हो सकता है, वोकैबुलरी हो सकती है, आपके ज़ाहिर है पर्सनालिटी टेस्ट जो हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उसमें डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं होता ना। आप पर्सनालिटी ट्रेड्स मेजर कर रहे हैं तो कुछ ट्रेड्स मुश्किल होंगी, कुछ आसान होंगी, कुछ उसमें क्वेश्चन मुश्किल कुछ आसान, ऐसा नहीं होता। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल जो है ये हमारा सिर्फ कहाँ तक जो है वो लाई करता है जब आप पावर टेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो पावर टेस्ट में आपने डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है आइटम्स को। अगर पावर टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट हैं, तो फिर आपकी नेचर, वोकैबुलरी जो भी आपने उसका कोई क्राइटेरियन रखना है कि हम इस तरह से इसको अरेंज करेंगे या फैक्टर वाइज आप उनको अरेंज करेंगे, तो वो मेथड मैकेनिज्म जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है
तो फिर भी आपके लिए ये एक डिसएडवांटेज बन जाएगा कि वो आपकी जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है वो बेहतर नहीं आएगा। और लास्ट पे आपको ये टेम्पोरल स्टेबिलिटी नहीं देता, जैसा कि आपने टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में देखा था और आपने जो है वो अल्टरनेट फॉर्म में भी देखा कि आपकी दोनों टेस्टिंग कंडीशंस चूँकि डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ टाइम पे आप वो टेस्ट एडमिनिस्टर करके उनका रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम आने वाली चेंजेस को भी टैप करके बताता है कि आया अगर मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ वक्त में इस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाए तो इसके स्कोर्स वेरी तो नहीं कर जाते। तो यहाँ पे वो हमारा जो एडवांटेज है हम वो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक ही सेटिंग की इंफॉर्मेशन है ना आपके पास, तो इसलिए टेम्पोरल स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन ये टेस्ट आपको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी नहीं देता। अब आपको स्क्रीन पे कुदर रिचर्डसन रिलायबिलिटी नज़र आ रही होगी। ये मेथड हम आपको यूज़ नहीं करते, इसकी जगह आपको जो हैंड आउट्स मैंने दिए हुए हैं हार्ड फॉर्म में, उसमें आपको इसकी जगह क्रॉनबेक अल्फा दिया है मैंने, वो आपने पढ़ा होगा। उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते थे कुदर रिचर्डसन का, क्योंकि अब ये ऑब्सोलीट हो गया है। अब हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उसमें हम क्रॉनबेक अल्फा इसकी जगह ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्रॉनबेक अल्फा सिंपली उसमें कोई नया डाटा आपने नहीं लेना, आपने इंटरनल कंसिस्टेंसी देखनी है प्योरली। जैसे आप स्प्लिट हाफ में देखते हैं तो वो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट एक तरह से आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी भी बता रहा होता है, लेकिन वो टू पार्ट्स की आपस में बता रहा है, जबकि क्रॉनबेक अल्फा में आइटम टू आइटम रिलेशनशिप मेजर किया जाता है। आप जब वो कमांड देते हैं आपके पास डाटा एंटर्ड होता है, कोई नया डाटा आपने नहीं लेना, नया एंटर नहीं करना, सिंपल फैक्टर एनालिसिस का डाटा आपके पास मौजूद है, उस पे आप सिर्फ क्रॉनबेक अल्फा रन कर देते हैं, वो आपको रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट बता देता है। अगर आपकी आइटम्स होमोजीनियस हों, आइटम्स में कोई ऐसा आउटलायर ना हो, कोई ऐसी आइटम जो कि बाकी आइटम से बिल्कुल ही रिलेट नहीं करती, तो हम बड़ी आसानी से 0.8 0.9 तक क्रॉनबेक अल्फा जो है वो उसका कोएफिशिएंट ले लेते हैं, बड़ी आसानी से आ जाता है। तो वो होता क्या है कि हर आइटम को जब एनालिसिस उसका बैक पे हो रहा होता है SPSS में, तो हर आइटम को बाकी आइटम्स के साथ कोरिलेट करके देखा जाता है, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे होते हैं, और अल्टीमेटली एक फाइनल प्रोडक्ट वो सारों का आपस में रिलेशनशिप जो है वो बताया जाता है। तो वो जो कोएफिशिएंट आता है वो हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी उस टेस्ट की बताता है, ये टेस्ट कितना होमोजीनियस है, एक ही कंस्ट्रक्ट के गिर्द सारी आइटम्स घूम रही हैं कि नहीं घूम रही। अगर वो एक कंस्ट्रक्ट के गिर्द नहीं घूम रही होंगी, कुछ आइटम्स कोई और कंस्ट्रक्ट मेजर कर रही हैं, कुछ और मेजर कर रही हैं, कुछ और मेजर कर रही हैं, तो वो क्रॉनबेक अल्फा कभी अच्छा नहीं आएगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, वो 0.7 या 0.8 से अबव नहीं जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये टेस्ट इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है, उसका क्रॉनबेक अल्फा बहुत लो है। अब हमारे पास है जी स्कोरर रिलायबिलिटी। ये जितनी टाइप्स अभी हमने डिस्कस की, हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे इनको यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टिव पे भी करते हैं, लेकिन हम जैसे उसमें लिमिटेशंस हैं कि उसमें समटाइम्स रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट प्रोजेक्टिव टेस्ट में उन टाइप्स के साथ बहुत अच्छा नहीं आता। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी होती है दैट इज स्कोरर रिलायबिलिटी। प्रोजेक्टिव टेस्ट में आपकी आइटम्स पे आने वाले रिस्पॉन्सेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या है कि उसको स्कोर करने वाले या उसको इंटरप्रेट करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनका आपस में किसी एक इंटरप्रिटेशन पे किस हद तक कंसेंसस है। अगर सपोज आप कहते हैं कि जी ह्यूमन फिगर ड्राइंग है, अब वहाँ पे कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं है ना, कोई आपने आइटम ऐसी नहीं दी जिसपे वो रिस्पॉन्स देंगे और आप उसको कैटेगराइज कर सकें। आपने तो कह दिया कि जी एक तस्वीर बना के दिखाएं। अब किसी ने ब्लैंक आईज बनाई हैं, वेकेंट आईज बनाई हैं जिसमें आई बॉल ही नहीं है, तो आप 10 एक्सपर्ट्स को वो दिखाते हैं और 10 में से 8 ये कहें कि वेकेंट आईज का ये मतलब है, तो वो जो 8 लोग कह रहे हैं इसका मतलब 80% लोग एक चीज पे कंसेंसस डेवलप कर लिया उन्होंने। वो जो 80% हैं उनको ये हिफ्जा है जी, ये आप ज्वाइन कर रही हैं। आखिरी हमारे 6 मिनट चल रहे हैं और इस 6 मिनट में हिफ्जा ने ज्वाइन किया है जी। तो हम ये कहेंगे कि 80% स्कोरर जो है या इंटरप्रेटर जो है या एक्सपर्ट्स हैं उनका
कंसेंसस है तो ये 0.8 स्कोरर रिलायबिलिटी उसकी इस्टेब्लिश हो जाएगी। आपकी जितनी जो स्कोरर होंगे, जितने इंटरप्रेटर होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज बना सकते हैं। ये 10 की मैंने एग्जांपल इसलिए दी है कि आपको समझने में आसानी हो कि 10 में से 7 लोग अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे कंसेंसस डेवलप्ड है तो वो 0.7 रिलायबिलिटी हो गई। सपोज उसमें से 4 लोग एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं, 3 एक तरफ हैं, तो ये जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें आएगी, कुछ इंटरप्रिटेशन 3 लोगों ने जो है वो कहा होगा ये है, 2 ने कहा होगा कि ये इंटरप्रिटेशन है, वो 2 वाली इंफॉर्मेशन भी हम मैनुअल में लिखेंगे कि 0.2 इस इंटरप्रिटेशन पे रिलायबिलिटी है, इस इंटरप्रिटेशन की ये है, इसकी ये है। तो उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि जिस पे मैक्सिमम लोग कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं उसको हम ज्यादा वेटेज दें। आपने देखा होगा ह्यूमन फिगर ड्राइंग में हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें कुछ वैलिड हैं, कुछ इनवैलिड हैं। वो जो इनवैलिड इंडिकेटर्स हैं जैसे स्केची लाइंस हैं, वो उसको हम स्केची लाइंस की जो इंटरप्रिटेशन देते हैं वो इतनी कॉमन और इतनी बेहतरीन समटाइम्स आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप ये सोच ही नहीं सकते कि वो इनवैलिड होगा। वो इनवैलिड सिर्फ इसलिए है कि उस पर थोड़े एक्सपर्ट्स ने कंसेंसस दिया था, थोड़े एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि इससे भी एंजाइटी मेजर की जा सकती है, लेकिन हम उसको कंसिडर करते हैं और वो अक्सर एंग्शियस पेशेंट्स में वो हमें पैटर्न नज़र आता है। लेकिन चूंकि मोस्टली लोग उस पर उनका कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ था तो उसको वैलिड हमने इंडिकेटर के तौर पे नहीं डाला हुआ। तो ये जितने हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं वहाँ पे आपकी जो स्कोरिंग करने वाला है, जो एक्सपर्ट है, उसकी बात, उसकी जो असर्शन है उसको चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू रिस्पॉन्सेज। तो जैसे वहाँ पे एरर वेरिएंस की हम बात करते हैं, बाकी सारी टाइप्स में हम एरर वेरिएंस और ट्रू वेरिएंस देखते थे, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर वेरिएंस की टर्म नजर आएगी। यहाँ पे असल में आइटम्स या रिस्पॉन्सेज वेरी नहीं करेंगे, आप यहाँ पे क्या वेरी करेगा, एग्जामिनर की ओपिनियन। तो एग्जामिनर वेरिएंस हम देखेंगे वो किस राय पे कितने लोग वेरी करते हैं और कितने उस पर जो है वो कंसेंसस डेवलप करते हैं। उसमें टेम्पोरल फ्लक्चुएशंस जैसे वहाँ पे टाइम टू टाइम आती थी, यहाँ पे वो जो एग्जामिनर्स हैं उनके हवाले से भी वो आ सकती हैं टाइम टू टाइम चेंजेस। रिलायबिलिटी ऑफ स्पीड टेस्ट हम अगली क्लास में कर लेंगे। अब हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स रह गए हैं। इस लास्ट 2 मिनट्स में आज के लेक्चर के हवाले से जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली क्लास में शुरू करेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ स्पीड टेस्ट। जी, अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर आपने इंटरनल कंसिस्टेंसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं डिस्कस किए थे। इंटरनल कंसिस्टेंसी के कॉन्वेक्स अल्फा के, कॉन्वेक्स अल्फा के, ओके मैं देखता हूँ उसमें आपको एडवांटेजेस दिए हुए हैं जो हार्ड फॉर्म में दिए। नहीं सर बुक में है। यस सर नोट्स में है। ओके, वो मेरे पास उनके सॉफ्ट में नहीं मौजूद थे। इट exceeds all the problems that may be there in other forms of reliability। जो आपके टाइम टू टाइम आने वाली चेंजेस हैं, आपके फॉर्म्स अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो उसकी वजह से जो वेरिएशंस आती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आती क्योंकि ये आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी है, एक ही टाइम के लिए वो डाटा पे है। आपका सेकंड एडवांटेज, चांस ऑफ एरर रिड्यूसेस एज द आइटम्स आर इंटरनली मेजर्ड। आपके चांसेस ऑफ एरर और ज़्यादा कम हो जाते हैं ना, आइटम्स इटसेल्फ आपस में उनका रिलेशनशिप देखा जा रहा है, एटमॉस्फेरिक एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उस पर वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस फेमिलियरिटी इफेक्ट उस पर नहीं आता जैसा कि टेस्ट री टेस्ट में आ सकता है। आपने तो एक ही दफ़ा का लिया हुआ डाटा कर दिया ना, उसमें जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड में जिस तरह से होता है कि आपके स्कोर्स वेरिएशंस उसमें आ सकती हैं, वो टाइम टू टाइम उसमें जो है वो वेरिएशंस बाद में आ जाएं और आप उसको टैप ना कर सकें। तो यहाँ पे चूंकि हम उसको जो है वो
कर ही नहीं रहे हैं, फोकस ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ हमने उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी आइटम्स की देखनी है, तो हमारे लिए वो भी पॉइंट कोई अहमियत का हामिल नहीं है। तो आपकी ये सारी इश्यूज जो बाकी फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी में हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलते, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका मैकेनिज्म इस तरह का है कि ये इन सारे एरर से पाक है। उसके बाद disadvantages is case cannot be properly understood without reference to the classical psychometric test theory। आपको जो internal consistency